मशहूर तारीख दान कर्नल मार्क विल्क्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में वाल्द हैदर अली से छोटे थे। उनका रंग काला था, आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो आम से दिखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते थे और अपने साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। उनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ा फन मानते थे और उसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें डोली में सफर करना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिसकी तफसीलात उनके मुंशी मोहम्मद कासम ने उनकी वफात के बाद एक अंग्रेज तारीख दान को दी थी। उसमें लिखा है कि टीपू दरमियाने कद के थे, उनका माथा चौड़ा था। वो सलेटी रंग की आंखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूंछें छोटी थीं और दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ थी। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में उनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। उसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी परोई हुई है। इन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी है। बाजू में एक बेल्ट में लाल मियान के अंदर एक तलवार लटक रही है। सरंगापेट में 45,000 अंग्रेज फौजियों का हमला। 14 फरवरी सन 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फौजियों ने वेलोर से मैसूर की जानिब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नजदीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता उनके साथ आ मिला। उसमें कन्वर के करीब जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6,420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था। उन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सरंगापेट के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीख दान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आदि सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो जमीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा आमदनी होती थी, जबकि उस वक्त इंडिया में अंग्रेजों को मिलने वाला कुल ज़र मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सरंगापेट के किले को घेर लिया और 3 मुई 1799 को तोपुन से हमला करके उसकी सदर दीवार में सराख कर दिया। टीपू की फौज ने गद्दारी की। एक और तारीख दान लिशिंगटन अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं, हालांकि सराख ज्यादा बड़ा नहीं था, तो भी जॉर्ज हैरिस ने अपने फौजियों को उसके जरिया किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी फौज भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मेलकम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खैमे पर तैनात अंग्रेज गार्ड इतना कमजोर हो चुका था कि अगर इसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज थे खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फौज को उनकी सरगर्मी का पता न लगे। जैसे ही हमले का वक्त नजदीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। एक और तारीख दान मीर हुसैन अली खान करमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क विल्क्स के हवाले से लिखा है, टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला कड़ा कर दिया था। उसलिए दीवार के सराख के पास तैनात फौजी भी उसके पीछे चल दिए। इसी वक्त अंग्रेजों ने पीछे से हमला बोल दिया। उस दरमियान टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफार अंग्रेजों की तोप के गोली से हलाक हो गए। करमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेजों की जनाब सफेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज फौज किले पर हमला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज फौज ने दरिया के किनारे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जो वहां से सिर्फ 100 गज के फासले पर था। दरिया भी महज 200 इसी गज चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक। मेजर अलेक्जेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन उन मैसूर में लिखते हैं, हालांकि अंग्रेजों की आगे बढ़ती हुए फौज को किले से बड़ी आसानी से तोपुन का हत्फ बनाया जा सकता था, फिर भी खंदकों से नकुल कर अंग्रेज फौजी महज 7 मिनट के अंदर किले की दीवार के सराख से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हो गए। टीपू सुल्तान खुद जंग में कूदे। सराख पर कब्जा हासिल करने के बाद बरतानवी फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाईं जानिब बढ़ने वाली फौज को टीपू सुल्तान की जानिब से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टीपू की फौज के साथ दस्त बदस्त मुकाबले में उस दस्ते की रहनुमाई करने वाले कर्नल डोनाल्ड की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। उसके बाद कालम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू के फौजी कामयाब रहे। टीपू सुल्तान अपनी फौज की हमत बिंदाने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। डोनाल्ड की जगह लेफ्टिनेंट फार्क्यूहार ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में होने वाले सराख का मुआयना किया और उसकी मरम्मत का हुक्म दिया। उसके बाद वो गसल के लिए चले गए। करमानी लिखते हैं कि सुबह ही उनके नजोमी ने आगाह कर दिया था कि वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शाम तक उन्हें अपनी फौज के साथ ही रहना चाहिए। गसल के बाद टीपू ने गरीबों में पैसे बांटे। चेनापटना के एक पुजारी को इन्होंने एक हाथी, तिल का एक बोरा और 200 रुपए दिए। दीगर ब्राह्मणों को टीपू ने काली बकरी, काले कपड़ों से बनी एक पोशाक और 90 रुपए के अलावा तेल से भरा एक बर्तन भी दिया।
उससे कबल इन्होंने लोहे के बर्तन में रखे हुए तेल में अपना साया देखा। उनके नजोमी ने बताया था कि ऐसा करने से उन पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। इन्होंने महल में वापस लौटकर रात का खाना खाया। खाना शुरू ही किया था कि उन्हें अपने कमांडर सईद गफार के हिलाक से मुताल्लिक खबर मिली। गफार किले के मगरिबी सिरे की हिफाजत के लिए तैनात फौज की क़यादत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बेटसन अपनी किताब ए व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड किंडकेट ऑफ द वार विद टीपू सुल्तान में लिखते हैं, टीपू ये खबर सुनते ही काना छोड़कर अट गए। इन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह की जानिब नकुल पड़े जहां दीवार में सराख हवा था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया था और किले के दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके थे। टीपू को गोली लगी और घोड़ा भी मारा गया। बेटसन आगे लिखते हैं, उस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी। लेकिन जब उनके फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क विल्क्स लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग सकते थे। उस वक्त किले के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े थे, लेकिन इन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक जख्मी हो चुके थे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उनके साथियों ने उन्हें डोली पर बैठाकर जंग के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि तब तक वहां लाशों का ढेर लग चुका था। मेजर एल्कजेंडर लिखते हैं कि उस वक्त उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेजों को बता दें, लेकिन टीपू को ये नामंजूर था। इन्होंने अंग्रेजों के हाथों कैद किए जाने के बजाय मौत के रास्ते का इंतखाब किया। टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हात के बारे में बेटसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बहा जाने की वजह से वो तकरीबन बेहोश हो गए थे। तब भी इन्होंने अपनी तलवार से उस फौजी पर हमला किया। फिर इन्होंने इसी तलवार से एक और अंग्रेज फौजी के सर पर वार किया। इसी दरमियान एक और अंग्रेज फौजी ने टीपू पर हमला कर दिया। वो उनसे जवाहिरात जुड़ी तलवार छीनना चाहता था। उस वक्त वो ये नहीं देख सके कि उन पर किसने तलवार चलाई थी। अंग्रेज नहीं जानते थे कि टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी है। वो उन्हें ढूंढने महल के अंदर गए। पता चला कि टीपू वहां नहीं है। टीपू का एक स्पा सालार उन्हें उस मकाम पर ले गए जहां टीपू गिरे थे। वहां हर तरह लाशिन और जख्मी फौजी पड़े हुए थे। मुशेल की रोशनी में टीपू सुल्तान की डोली नजर आई। उसके नीचे टीपू की बॉडीगार्ड राजा खान जख्मी हालत में पड़े थे। इन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां टीपू गिरे थे। बाद में मेजर एलन ने लिखा, जब टीपू की लाश को हमारे सामने लाया गया तो उनकी आंखें कली हुई थीं। उनका जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल बेलिजली को ऐसा लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। लेकिन जब हमने उनकी नब्ज देखी और दिल पर हाथ रखा तो हमारा शक दूर हुआ। उनके जिस्म पर 3 और एक जख्म माथे पर था। एक गोली उनके दाहिने कान से दाखिल होकर बाएं गाल में दंस गई थी। इन्होंने बेहतरीन सफेद लिनन का जामा पहन रखा था जिसकी कमर के इर्द गिर्द रेशमी कपड़े की गोट लगी थी। उनके सर पर पगड़ी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो जंग के दौरान गिर गए हो। एक बाजूबंद के अलावा जिस्म पर कोई जेवरात नहीं थे। वो बाजूबंद असल में एक चांदी का तावीज था जिसके अंदर अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था। जनरल बेयर्ड ने टीपू की लाश को उन्हें की डोली में रखने का हुक्म दिया। दरबार को पैगाम भेजा गया कि टीपू सुल्तान अब उस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश पूरी रात उनके दरबार में रखी गई। हैदर अली के कब्र के बगल में दफन। अगले दिन शाम को महल से टीपू सुल्तान का जनाजा निकला। उनके जनाजे को उनके जाती मुलाजमीन ने अटकाया हुआ था। उनके साथ अंग्रेजों की 4 कंपनियां भी चल रही थीं। बर्तानिया की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रखे दस्तावेजात के मुताबिक जर्नल ऑफ द वार विद टीपू में लिखा है, उनके जनाजे के ठीक पीछे शहजादा अब्द अल खलीद चल रहे थे। उनके पीछे दरबार के अहम एहलकार थे। जिन सड़कों से जनाजा गुजरा उनके दोनों तरफ भीड़ थे। लोग जमीन पर लेटकर जनाजे को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। लोग जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें लाल बाग में उनके वालिद हैदर अली के कब्र के बगल में दफनाया गया। उसके बाद टीपू सुल्तान के जनाजे में शरीक अफराद को 5000 रुपए बांटे गए। बेटसन ने लिखा कि रात होते होते माहौल और ज्यादा गमजद हो गया जब बादलों की गर्ज के साथ जबरदस्त आंधी चली। उस आंधी में 2 अंग्रेज एहलकार हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज फौजियों ने सरंगापेटन को बुरी तरह लूटा। फिर भी टीपू का तख्त, हाथी पर बैठने की चांदी की सीट, सोने और चांदी से बनी प्लेटें, जवाहिरात से जड़े ताले और तलवारें, महंगे कालीन, रेशम के बेहतरीन कपड़े और जवाहिरात से भरे 20 बक्से आम फौजियों के हाथ नहीं लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा जिसमें तारीख, साइंस और अहादीस के बारे में अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी जबानों में 2000 से ज्यादा किताबें थीं।
अंग्रेज फौज की जानिब से एक हेरे से बना सत्तारा और टीपू की तलवार वेलेस्ली को पेश की गई। मेजर एलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन उन मैसूर में लिखा है कि हैरिस ने टीपू की एक और तलवार बेयर्ड को तहफे में दे दी और सुल्तान के तख्त में जड़े शेर के सर को विंडीसिर कासल के खजाने में बेच दिया गया। टीपू सुल्तान और मोरारी राव की एक एक तलवारें लॉर्ड कार्नवाल्स के पास यादगार के तौर पर बेच दी गईं। तब तक अंग्रेजों का सामना इंडिया में टीपू जैसे बादशाह से नहीं हुआ था। टीपू के बाद अंग्रेजों को जंग में चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। एक अंग्रेज सहाफी पेट आबिर ने अपनी किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर उन इंडिया में लिखा है कि टीपू की शिकस्त के बाद मशरक की पूरी सल्तनत हमारे कदमों में आ गई।